से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। बड़ी अहम डेवलपमेंट, गोया के IMF के साथ जायजा मुज़ाकरात कामयाब हुए और स्टाफ लेवल पे एक मुआहदा भी हो गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि तोसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की नई किस्त मिलेगी। साथ में ये नहीं बल्कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेके भी पाकिस्तान को $1.3 बिलियन मिलने वाले हैं। तो गोया मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $2.3 अरब की इस्लाहाती एजेंडे प्रोग्राम के तहत रकम मिलेगी। और साथ में जो IMF डेलीगेशन था पाकिस्तान कि जो अब तक इकदाम है उसको भी सराहा गया और कहा यह गया कि जो इस्लाहाती एजेंडा है उस पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान ने एक अज़म का इजहार किया है और साथ में एक मुश्किल हालात के बावजूद भी जो मासी इस्तेहकाम है और एतमाद की बहाली से मुतालिक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इक़्तिसादी तरक्की कहा यह गया है कि मुतदिल रही। महंगाई की जो सतह है बताया गया है कि वो अब 2015 की सतह पे आ चुकी है। मालियाती हालात भी कहा गया है कि बेहतर हुए हैं। इक़्तिसादी सरगर्मी में भी बेहतरी का कहा यह जा रहा है कि इम्कान है। लेकिन साथ में IMF ने कुछ नई कंडीशंस भी हम कह सकते हैं टारगेट्स दिए। एक तो ये है कि कार्बन टैक्स लगाने के हवाले से कहा गया है मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने, कीमतों में इस्तेहकाम, बैरूनी ज़खायर को दोबारा मुस्तकम करने और माशी रुकावटों को ख़त्म करने के हवाले से। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो अखराजात हैं वो तयशुदा बजट से ज़्यादा ना बढ़ने पाएँ। और जो कलाम बेल बजाई गई साथ में वो ये कि अजनास की कीमतों में रद्दबदल और साथ में आगे के सख्त आलमी मालियाती हालात, तिजारती पाबंदियाँ और मौसमियाती तब्दीली ये बहुत बड़े ख़तरात है और पाकिस्तान की मईशत इससे मुतासर हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माशी अमूर के माहिर डॉक्टर खाका नजीब साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी डॉक्टर साहब, इनफैक्ट स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया है और बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया है IMF डेलीगेशन की जानिब से पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ एरियाज में हमने इक़दाम किए हैं। तो अब आप क्या कहेंगे सर, आगे की जर्नी बड़ी स्मूथ हमें लग रही है या अभी भी चैलेंजेस हैं हमारे लिए बहुत सारे? IMF अभी तक, और ये मैं आपके प्रोग्राम पे पहली दफा कह रहा हूं, मैंने कहा नहीं है ये बात, रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी स्टांस जो है उसको समझता है इज द राइट स्टांस फॉर पाकिस्तान। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी इन्फ्लेशन तो इतनी नीचे आ गई है। एक्चुअली बात यह है कि एक तो इन्फ्लेशन का मेजर है CPI इन्फ्लेशन जो कि हम यूज करते हैं। एक इन्फ्लेशन का मेजर है जो एक्चुअल में यूज होना चाहिए और जिसको आप कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन अभी भी हायर है, स्टिकी है और आने वाले वक्तों में ऐसे लगता है कि अभी भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस तरह डाई डाउन नहीं की हैं। ये एक वजह है कि अभी भी फंड जो है एक रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 12% का जो स्टांस है वो रखे हुए है। और ये इसलिए भी है कि हमें जो एक्सटर्नल साइड के इन्फ्लोज हैं उनको भी इंश्योर करना है कि वो चलते रहें। ये एक ओवरऑल इस वक्त तज्जिया है जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ प्रोग्राम का। प्रोग्राम में अब जो आगे बढ़ना है आपने जी मैं साथ में कुछ चैलेंजेस का भी जिक्र किया है। IMF जो स्टेटमेंट आई है वहां कहा गया कि अजनास की कीमतों में रद्दबदल भी आने वाले वक्त में। फिर साथ में ये कहा गया कि सख्त आलमी मालियाती हालात, फिर तिजारती पाबंदियां, कुछ मौसमियाती तब्दीली, कहते हैं ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये चैलेंजेस पाकिस्तान की मैशत को कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में ले जाने का बायस बन सकते हैं? तो सर्टेनली देखें जी विद इन दी प्रोग्राम भी चैलेंजेस हैं। एक्सटर्नल को इंश्योर करना जो 20 से 25 अरब डॉलर हर साल चाहिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अगर वाकई कोई आपको अमेरिका की तरफ से लग जाती हैं जिसे आप कहते हैं जो टैरिफ में इश्यूज, वो आपके लिए एक चैलेंज है। फिर रसाई इन टर्म्स ऑफ फंड्स अब्रॉड वो आपके लिए चैलेंज है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये सब प्रोग्राम के चैलेंजेस हैं। एक्सटर्नल को अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान का एकदम जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ये चैलेंज है। सो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अब जो अगला चैलेंज है वो सबसे बड़ा ये है कि आपको पता है मई में मेरा ख्याल है कि एक मिशन आएगा पाकिस्तान में और जो ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होगी कि वो जो अगला बजट है वो किस तरह तश्कील देना है आपने, कि क्या आपने इसी तरह के टैक्स निजाम में चलाना है। अगला बजट अगर 14,500 अरब रुपए पे बनना है FPR की कलेक्शन पे, एक मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर इसके करीब कहीं बनता है तो फिर आपने देखना है कि उसमें कैसे पॉलिसी मेजर्स लेने हैं और कौन से पॉलिसी मेजर्स पे रिट्रीव करना है। सो चैलेंजेस तो बड़े हैं प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम को पर चलाए बगैर पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है कि जो एक्सटर्नल नीड्स हैं, जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल चाहिए और जो टाइम और स्पेस बाय करना है। 2013 में मैं हैरान करता था पाकिस्तान को
वाहिद प्रोग्राम जो हमने कंप्लीट किया, जी। उसमें भी क्या हुआ, आपने प्रोग्राम तो कंप्लीट किया पर आप फंडामेंटल काम, एक्सपोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाना, डीरेगुलेट करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन करना, पाकिस्तान के टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना, आप ये सब काम नहीं कर पाए। आप कुछ अर्से बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ गए। मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं कि प्रूडेंटली जो ममालिक इस्तेमाल करते हैं आईएमएफ की स्पेस को, और ये नहीं समझते कि ये आईसीयू की जो डॉक्टर है वो कोई मुल्क की सर्जरी कर देगा, वो मुल्क फिर बार बार, जैसे पाकिस्तान 24वीं बार आईएमएफ के दर पे खड़ा हुआ है और इवन फाइंड्स इट हार्ड टू कंप्लीट द आईएमएफ एंगेजमेंट्स। तो अब ये वक्त और स्पेस को अगर आप बहुत फंडामेंटली ठीक तरह यूज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड में रहते हुए आपने कीमतें तब्दील की है ना, कीमतों से क्या मतलब, एनर्जी प्राइसेस तब्दील कर दी, सो यू पेड अ प्राइस फॉर गेटिंग इनटू द प्रोग्राम। आपने बहुत बड़ी पॉलिसी प्राइसिंग तब्दील की, एफपीआर यानी कि टैक्सेशन की तब्दील की, आपने रुपए की कदर को कमजोर किया। सो ये सारे प्राइसिंग चेंजेस हैं, बट असल चेंजेस तो एनर्जी सेक्टर का रीसेट है। हम जब भी वो करने के लिए जाते हैं हमें मुश्किल आती है। सो अब असल चैलेंज जो विद इन द प्रोग्राम हमारे पास है कि क्या हम प्रोग्राम को चला सकते हैं ठीक तरह से गोइंग डाउन, क्या हम टैक्सेस का निफाज को आसान बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टैक्सेस के को मसावी बना सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल इक्विटी कर सकते हैं, क्या आप वाकई एनर्जी सेक्टर का रीसेट दिखा सकते हैं। मतलब आज तक आप अगर एक सोलर पॉलिसी देकर आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जबकि मैं एग्री करता हूं कि सोलर पॉलिसी में 27 रुपए को कम करना बनता था, फिर भी गवर्नमेंट जो है फाइंडिंग इट हार्ड टू पुश इट थ्रू, वेयर आई थिंक गवर्नमेंट या अथॉरिटीज जो है वर ऑन द राइट टू डू, और ये सारे दुनिया में हुआ है। सो इससे ये पता चलता है कि यू नीड अ प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री। सो अगर फंडामेंटल्स नहीं ठीक करेंगे तो फिर 2-2.5 साल बाद आप मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं तब भी यही कहूंगा कि आपको जो वक्त और स्पेस मिली थी उसको मोस्ट प्रूडेंटली यूज करना है। टाइम रिमेन्स ऑफ द एसेंस, स्टेक्स आर हाई फॉर पाकिस्तान एंड वी मस्ट होल्ड आवर पॉलिसी मेकर्स, अथॉरिटीज responsible to do all this work that we are saying. कुछ काम ऑफ कोर्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जी में भी, बट क्या वो काम उतने डीप सीटेड रिफॉर्म्स हैं जो मुल्क को तब्दील करें। एक और मैं मिसाल दिया करता हूं कि ये देखे ना, ये जिस तरह का हम डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 हुकूमतों में पाकिस्तान में चलाते हैं, फेडरल एंड प्रोविंसेस में, ये एक इनपुट बेस्ड निजाम है। इसको आपको सोचना पड़ेगा कि रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट इसकी कैसे होगी, ये प्रोजेक्ट निजाम से कैसे निकलेंगे हम। अब जितनी गुफ्तगू मैंने आपसे की है, ये है पाकिस्तान का 2-2.5 साल का एजेंडा, और ये है इंपॉर्टेंट बात कि ये विद इन द प्रोग्राम रहते हुए ही आपने ये सारा काम करना है। तो इसमें 3 चीजें प्रूडेंट रहेंगी। आपने प्राइमरी का सरप्लस रखना है, यानी कि जो आप कमाते हैं और खर्च करते हैं, और डेट को देके बाकी रकम आपको सरप्लस में रहनी चाहिए। नंबर 2, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे रहना है, और मैं आज भी समझता हूं कि आपको एक रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में रहना पड़ेगा, तो फंड का जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। और आम मैं सादा लोगों की कंजम्पशन के लिए, एक तो डॉक्टर साहब इनफैक्ट वो जो कहा जा रहा है कि शायद बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं, जीएसटी पे तो मानी नहीं आईएमएफ का एलिगेशन, अब टैक्स लेवी के अंदर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वहां से रिलीफ आएगा, बट वो भी कोई 1.8 रुपीज का है। साथ अब कार्बन टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो आम आदमी के लिए इस प्रोग्राम के तहत मजीद कुछ आजमाइशें आ रही हैं या उनके लिए भी कोई रिलीफ नजर आ रहा है आपको? देखिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अथॉरिटीज अपने राइट पे हैं, विन दे से एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, आपको मैक्रो नंबर्स यही दिखा रहे हैं, बट जो पाकिस्तान का आम या इवन अपर मिडिल इनकम अर्नर है, वहां से लेकर लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स तक या लोअर अर्नर्स तक, वो सब सही कह रहे हैं। अगर 78% इन्फ्लेशन पिछले 3 साल में किसी ने देखी है तो उसकी कुव्वत खरीद तो टूट गई है ना इफ्तिखार साहब, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती है। अच्छा, फिर वो ये समझता है कि महंगाई कम हो गई है। देखिए, महंगाई भी नहीं कम हुई, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी, पिछले साल 24% बढ़ी थी, इस साल 8% बढ़ेगी। चीजें महंगी तो हो रही हैं, पर ये वो अभी भी इसका ब्रंट जो है वो ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर चूंकि हालात थोड़े संभल गए हैं, जो इसका इनॉर्मस ब्रंट पिछले 2 साल में गुजरा है वैसा जो इस वक्त है नहीं है। कुछ इकोनॉमी, आपको पता है, इसका ब्रंट ये भी ले रही है कि इकोनॉमी को जब आप स्लो करते हैं तो क्या होता है, तो आपकी 1.5% ग्रोथ हुई है पहले 6 माह में, अगर मैं पूरा साल देखूं तो 2.5% ग्रोथ होगी। अगर 2.5% ही ग्रोथ होती है तो मुश्किल से शायद 8-10 लाख नौकरियां भी नहीं निकलेंगी। अगर नौकरियां इतनी कम निकलें और नौकरियों की जरूरत 30 लाख की हो और 8-10 लाख निकले, तो देन यू आर मूविंग मोर टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका तरीका ही ये है
कि हम मैक्रो स्टेबिलिटी में रहें, इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म 5-7% के करीब आ जाए, और अगर इन्फ्लेशन 5-7% के करीब आ जाएगी और आपकी तनख्वाहें जो हैं वो 10-12% पे अगले कई साल बढ़ें, तो फिर आपकी कुव्वत खरीद कुछ रिस्टोर होगी। दूसरा ये है कि हम वो काम करें विच मेक अस गुड फॉर ग्रोथ, और अगर वो काम करेंगे एंड वी बिकम गुड फॉर ग्रोथ, देन आप वाकई जो प्रॉस्पेरिटी है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन जो है वो कर सकते हैं मुल्क में। आई थिंक ये एक ओवरऑल जायजा है हर आम और खास के लिए पाकिस्तान में, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान who definitely have contributed, ये जो एडजस्टमेंट्स जिसमें से हम गुजरे हैं ताकि ये प्रोग्राम IMF के साथ आगे चल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बड़ी वजाहत के साथ बता रहे थे कि अगरचे हमें भी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और उन चैलेंजेस को अबूर करने के लिए पाकिस्तान को बड़ी संजीदगी से कुछ इक़दाम लेने होंगे, और अगर नहीं लेंगे तो यकीनी तौर पे अगेन बहुत सारे फिर मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के से जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान को लेकर क्या हो रहा है, वहाँ पे किस तरह के बिल टेबल किए जा रहे हैं, उसके मकासद क्या हैं, और ट्रम्प साहब के जो इक़्तिदार में आए उसके बाद तो उन्होंने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की, लेकिन गुज़श्ता दिनों में जो इक़दाम दिए गए हैं वो पाकिस्तान के लिए कितने परेशान कौन है। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन कुछ जिक्र करते हैं पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का। गोया कि जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अगरचे कांग्रेस से पहले खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की, बिलखुसूस जो दहशतगर्दी को लेके कुछ मामला में पाकिस्तान ने मदद की अमरीका की, लेकिन पिछले दिनों कुछ जो इक़दाम लिए गए जिसमें एक तो यह कि 4-6 ममालिक की जो कंपनीज थी जिनकी अमेरिका में बरामद पे पाबंदी लगाएगी, उस पर पाकिस्तान की भी कोई 19 कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये पाबंदियां लगी हैं। साथ में अमेरिकी कांग्रेस में एक बाई पार्टिजान बिल आया गोया कि जिसको डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों गोया के सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बिल बड़ा अजीब सा है। गोया कि पाकिस्तान की कुछ अहम शख्सियात को लेकर सफरी पाबंदियों का मुतालबा किया जा रहा है या सिफारिश की जा रही है, और बुनियाद क्या बनाई गई है गोया कि ये कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए हैं, शायद उसके अंदर बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर धांधली हुई, और फिर ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ कहा गया है कि शायद उनको भी गैर कानूनी तौर पर डिटेंशन में रखा गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ी एक्सपर्ट की ओपिनियन है, हमेशा बड़े डीपली जाके चीज़ों को देख के एनालाइज करते हैं। आगा मोहम्मद साले साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक तरफ थपकी दी जाती है हमें, और फिर हम यहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से लेके, तो हर सतह पे कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के अंदर एक नई जहत आई है और अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर इस तरह के इकदाम जिसपे कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ पाई, और फिर पाबंदियाँ और इस तरह के बिल पेश होते हैं। तो ये लव एंड हेट रिलेशन के पीछे कहानी क्या है, आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, और ख़ास तौर पे यानी फरवरी के इंतखाबात को लेकर, और फिर खान साहब की डिटेंशन, और फिर मुसलसल कांग्रेस में उस वक्त बाइडन की हुकूमत थी, जो बाइडन थे, जिन पे साइफर का इल्जाम भी लगाया खान साहब की तरफ से कि साइफर आया था, उनकी वजह से उनकी कहा गया कि उन्होंने हुकूमत उनकी गिराई। जी, उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, लेकिन उनकी हुकूमत में ही अमेरिका में पाकिस्तानियों ने, एक्सपर्ट्स ने एक लॉबिंग की, जिससे 2 वहाँ पे करारदादें पेश हुई, और जिसमें बाई पार्टीजन था, ओवरवेलम, अब मंजूर हो गई, लेकिन उस पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक यानी वो निशानदेही करता है कि वो गालिबन उनकी कंसेंट शामिल थी इस सारे मामले में। सही। और अभी जो ये बिल आया है, इस बिल पे मैं कुछ अर्ज करने से पहले मैं तारीख के उन वाकयात की कुछ ममासलत देख रहा हूँ। जब रशिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, तो उस वक्त भी एक विल्सन थे, जी इंटरेस्टिंग, वो डेमोक्रेट चार्ली विल्सन थे। अच्छा। रेगन, रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, रेगन एडमिनिस्ट्रेशन थी, और जिस तरह से उस विल्सन ने काम किया, यानी सदर रोनाल्ड रेगन को ना सिर्फ कायल किया, बल्कि वो इमदाद पे और मुजाहिदीन का और वो जिहाद का वो जो कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने बिल्कुल इंजेक्ट किया, और वो जिहाद आज तक चल रहा है।
आज एक फिर विल्सन है, और ये जो विल्सन है ये कमाल के विल्सन है। इनसे हमारे वजीर खारजा, वजीर दाखिला मिलते हैं तो वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, वहां से एक ट्वीट निकलता है। तो ये चीजें मतलब मैं इसको सीरियसली देखता हूँ। फिर अभी जो एशिया सेंटर के माइकल कुगलमैन हैं, उन्होंने कहा कि एक तवील मुद्दत ले सकता है, और लेकिन बहरहाल ये एक बिल है जो कांग्रेस में हो चुका है, तो इस पे क्या होगा। अब देखिए, जब चीजें इन ऑर्डर चल रही हैं तो पाकिस्तान को तो हमेशा कॉर्नर किया जाता है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमने अपना डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की वो पीस मील बेसिस पर रखी है। हमारे यहाँ कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यानी सिंस वो हमने अमेरिका को झोली में रख के, प्लेट में रख के दे दिया, कोल्ड वॉर की विक्टोरियस बना दिया, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने में पाकिस्तान ने बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस दिए। अब उसके नतीजे में इस कौम को क्या मिला? चंद अफराद तो उसके बेनिफिशियरी हो गए इस सिस्टम के, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला, पाकिस्तान के लैंडस्केप को क्या मिला? और लेकिन सर वो तो कहा जाता है 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि आलमी ताकत को इनकार किया जा सकता था, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट लेके आए, उस पे जिनको मुजाहिदीन कह रहे थे हमने उनको टेररिस्ट कहा। बट इस वक्त भी देखिए पाकिस्तान के जो माशी हालात है, जिस तरह पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, क्या अमेरिका जैसे मुल्क को इनकार किया जा सकता है? या हम इतना अमेरिका जैसे मुल्क की बात नहीं है, लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट की कहानी कर रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क की, आपके सामने आपका हमसाया ईरान है, और कितने अरसे से ईरान जो है वो एक, यानी तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद वो डट के खड़े हैं ना, तो उनका एक अपना मौकफ है। तो ये दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से, और हमारे यहाँ तो हम तो हमेशा मतलब यस मैन का एक रोल प्ले करते रहे, और हमेशा हमने गले में एक वो लगाया हुआ टैग कि एनी सर्विस फॉर मी, और हम हाजिर हैं आपका काम करने के लिए। तो इससे तो कौमें आगे नहीं बढ़ती। अब जो जिस मुश्किल में अब हम घिर गए हैं ना, हम अपने हमसाए बदल नहीं सकते हैं, आप अपने घर को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके हमसाए मुस्तकिल हैं तो दुनिया में आपको उस पायदार अमन के लिए आप एक न्यूक्लियर स्टेट भी हैं, आपको अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हिंदुस्तान कश्मीर पे हमला करता है और आनन फानन वो सारी चीज़ें समेट देता है, और आपका चीफ जो है वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो हम ये जंग लड़ ही सकते। तो वो हमने प्लेट में रख के दे दिया, तो अब जंग तो हम लड़ नहीं सकते। अभी तो खैर मुकदमा हम तो लड़ रहे हैं सर बारह, लेकिन अगेन मामला तो अब ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेटजी क्या है? पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना? पाकिस्तान डेफिनेटली जी, कोई आप एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की एक रियासत है, आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसपे पूरी दुनिया में नजरें तो आप पे होती हैं। तो लेकिन आप उस अनरेस्ट का जो शिकार होते हैं, अब देखिए पूरा बलूचिस्तान बंद है इस वक्त, तो ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी मेरे होश में ऐसा नहीं हुआ कि बलूचिस्तान जाने के सारे रास्ते, जमीनी रास्ते जो हैं वो खतरात में घिरे हुए और बंद है। और अब ये तो कम्युनिकेशन आपने बंद करवा ली अपनी खुद, तो क्या ये जंग लड़ेंगे, बाहर की जंग लड़ेंगे, उस दहशतगर्दी को लड़ेंगे, हिंदुस्तान से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? अभी तारिक फातमी साहब सुना है कि वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, और मैंने बहुत पहले भी इलेक्शन के दौरान कहा था, यानी जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने कहा वी हैव ए नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, रियासत को अपना नैरेटिव तय करना होगा, रियासत को अपने मामला तय करने होंगे। थोड़ी सी ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। की सूरत हाल गोया के मकबूजा कश्मीर से लेके हिंदुस्तान के अंदर दीगर अक़लियतें, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी, फिर ये है कि कामराना निज़ाम क्या, अमेरिका के बहुत सारे तहादियाँ जहाँ पे चल रहा है, वह पाकिस्तान के ऊपर इतना क्यों फोकस? पाकिस्तान पे हमेशा फोकस इस वजह से रहा कि अब इसराइल जो है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है, और इसराइल हमेशा से ये कहता है कि ईरान एंड पाकिस्तान आर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इसराइल, और जो उनकी लॉबी है, जो उनके कहे हुए लफ्ज हैं, वो तो बड़ी तेजी से लोगों को मुतासिर भी करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस में भी लेते हैं। और मैं तो पिछले 15-20 वर्षों में उस पॉलिसी को इन्हेंस होते हुए देख रहा हूँ, और हम उनके यानी उस फोकस पे खड़े हैं कि जहां मैं समझता हूं कि अगर आज हमने होश के नाखून नहीं लिए, हमने अपना नैरेटिव तय नहीं किया, हमने ये तय नहीं किया हमारी मंजिल क्या है, तो ये हम आउट ऑफ बॉक्स पिक्चर नहीं देख। नैरेटिव का इशू है, ये अलाइनमेंट में जाना पड़ेगा। नहीं, अलाइनमेंट नहीं होती जी। कौमें जब अपने मफादात, जैसे सर ट्रंप ने नारा लगाया अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये वो नारा था जिसको अवाम ने वोट दिए,
लेकिन इस मुल्क में पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान को अजीम तर मुमलिकत बनाने का नारा नहीं लगा, बल्कि वो तराना होता था, उस तराने को हम इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद फिर कहीं सो जाते हैं। तो ये जब हम खुद वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, वो हालात हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। और आज के जिस हालात में खड़े, आउट ऑफ बॉक्स पिक्चर आप नहीं देख रहे, आप अपनी यानी हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपनी लॉबीज हायर करेंगे। हर हुकूमत जो आती है वो बंदे वहाँ पे तलाश करती है कि जी वो हमें कोई थोड़ी सी वहाँ मिल जाए एक्सेस। ऐसा नहीं होता, ये रियासत के मामला रियासत में तय होते हैं और फर्देवाद जो है अगर वो एक ले लेता है एक्सेस, तो उस फर्देवाद की एक्सेस पे चीज़ें तय नहीं की जा सकती। आज हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन इस मुश्किल के हल को ढूंढने के लिए तारिक फातमी साहब अल्लाह करे को अच्छी खबर ले आए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि इससे पहले उनके कुछ फेलियर्स हैं उनके रिकॉर्ड पे, तो चीज़ें ऐसे हल नहीं होंगी। रिवायती सदर ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं है। सदर ट्रंप बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। सदर ट्रंप जो है अमेरिका के अवाम के एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी गैर रिवायती है। देखिए अपने मुल्क में उन्होंने जो चीजें डीक्लासिफाई करने की बात की, निशानदेही की, वो उनके इंतखाबी नारे नहीं थे। वो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, अदलिया में भी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। तो लेकिन आज अवाम में उनकी मकबूलियत जो है अमेरिका में, वो उसका ग्राफ ऊपर है। अमेरिका के अवाम मुत्तहिद उनके पीछे खड़े हैं, और इसमें रिपब्लिकन पार्टी के लोग नहीं, इसमें डेमोक्रेट भी शामिल है, इसमें वो इंडिपेंडेंट भी शामिल है, इसमें हर वो शख्स शामिल है जो अमेरिका को अपना घर समझता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो शख्स पाकिस्तान के लिए वो नारा लगाएगा वो उसकी जड़ें काटती जाएंगी। लेकिन इनफैक्ट इस सारे इनिशिएटिव के पीछे पाकिस्तानी जो डायस्पोरा वहाँ पे, आप उसका रोल कैसे देखते हैं? उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, उसे हमेशा इग्नोर किया गया, उसको डिवाइड किया गया। पिछले 30, 35, 40 वर्षों में जो होना चाहिए था उस डायस्पोरा के साथ वो नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ एक खास तौर पर अमरीका और यूरोप के पाकिस्तानियों के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और वो ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत के इकदामात से होता है कि वो जब अपने मुल्क में, अपने मुल्क की मोहब्बत में यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो वो तबाह बर्बाद होते हैं। और ये तबाही बर्बादी आपके सामने हजारों मिसालें ऐसी हैं, एंड आई एम वन ऑफ द विक्टिम टू, कि इस चीज़ों में ऐसा होता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स फिर भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, वो पाकिस्तान को सही सिमत में देखना चाहते हैं। सिर्फ अमेरिका में अगर पाकिस्तानी डॉक्टरों को देखा जाए, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को हमने कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज नहीं किया, उसको पर्सनल जाती मफादात के लिए यूज किया। यहाँ पे जिन लोगों को मैं देख रहा था पिछले दिनों, कुछ डेलीगेशंस बनाए गए थे जिन्हें ओवरसीज पाकिस्तानी रहनुमा या वो ऐसी कहा गया था, उनका तो उस मुआशरे में एक लेबर फोर्स का एक रोल है। बहुत सारे लोगों को मैं चेहरों को जानता हूँ, वो एक लेबर वर्कर फोर्स है जो सूट टाई पहन के, और जिन्हें टाई भी नॉट बांधनी नहीं आती है दूसरों से बनवाते हैं, उन्हें आपने खड़ा कर लिया पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए कि ये यूरोप से या अमेरिका से आए और ये लोग बड़े बासर हैं। वो तो किसी काउंसिल मैन के ऑफिस में घुसने की इस्तेदाद नहीं रखते। तो इस तरह के लोगों को आप ला के दिखा के अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं, किसे धोखा दे रहे हैं। थोड़ी सी ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी कहा जाता है कि चाइना को कंटेन करना अमेरिकी पॉलिसी का बड़ा एक अहम एरिया है। तो चाइना देखिए जी, चाइना जो है अमेरिका में एक है, आपने देखा होगा कॉफी शॉप से अमेरिका रन्स ऑन डंकन डॉन, तो वो डंकन डॉन का जो कॉफी का कप है, पेपर कप, वो तो चाइना से आता है। तो अगर चाइना को कंटेन करना तो पहले पेपर कप की फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी ना अमेरिका को। वो तो यानी जो आपकी डेली यूज की हाउसवेयर की गुड्स है वो तो चाइना दे रहा है आपको। चाइना अमेरिका को असला तो नहीं बेचता। सही। तो ये बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं, जो मामला ऐसे हैं जो उनके बीच में मौजूद हैं, वो तय हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान बैटलफील्ड तो नहीं है कि इस एरिया को यूज किया जाए। देखिए पाकिस्तान बैटलफील्ड नहीं है। पाकिस्तान एक दुनिया का बहुत बड़ा रिसोर्सफुल कंट्री है लैंडस्केप पे, और पूरी दुनिया की उन ताकतों की जो मईशत पे गलबा करने की सलाहियत भी रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, उन सब की कोशिश है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोरेशन जो है उसकी ना हो। और आज भी यही हो रहा है, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोर होने के बाद वो रॉ फॉर्म में जा रहे हैं, उसकी आपको कीमत नहीं मिल रही। लेकिन बदकिस्मती फिर वही आ जाती है ना कि हम अपने साथ खुद कितने सिंसियर हैं, कि आपके पास वो सब कुछ है, वो सारे वसाइल हैं, आप सिंसियर नहीं है। आना है ये इस बिल की तरफ जो इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा इशू है और रहेगा। ये इनके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फिर से है, 180 दिन भी हैं
और इन 180 दिनों में ये क्या इकदाम उठाते हैं? क्या ये रिवायती तौर पे उसको हल करने की कोशिश करेंगे? क्या ये फिर ये कुछ 2-4 बंदे और दे देंगे दहशतगर्द पकड़ के और फिर ये कहेंगे जी हम आपके साथ और हम आपकी मजबूरी है? सदर ट्रंप के आगे दहशतगर्दी का चूरन नहीं बेचा जा सकता। ही थिंक्स आउट ऑफ बॉक्स और बहुत आर्टिकुलेट करने वाले शख्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो उनके बारे में कोई थोड़ी सी वो रखता हो। और मैंने टीवी चैनल्स पे सुना है, मैंने उससे पहले इलेक्शन के बीच में देखा है कि वो सिर्फ उनकी फोकस ये था कि भाई बाइडन जीत जाएगा, और आपके वजीर खारजा भी उस वक्त भाग रहे थे, दौरे कर रहे थे, और ये एक खबर ला रहे थे कि भाई हम वी आर ऑल सेट, हमारी बाइडन डेमोक्रेट्स के साथ एक बड़ी अच्छी इक्वेशन बन गई है। तो ये है, अब बड़े गैर रिवायती फैसले होंगे, अनप्रेसिडेंटेड चीजें होंगी, लेकिन बात यह है कि आपके थिंक टैंक्स, आपके पॉलिसी मेकर्स, आपके फैसला साथ वो इस मुल्क के लिए फैसला क्या करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ मशवरा एक्सेप्ट करने की वो जो है ना सलाहियत कुछ कम हो गई है। लास्टली वे फॉरवर्ड क्या है सर? क्या ऐसा हम करें कि हमें लगे कि जी हम अमेरिका को भी कहीं राजी कर पाए और अपने लिए भी स्पेस बनाए? इसमें अमेरिका की राजी करने से ज्यादा जरूरी अपने अवाम को राजी करना है। जिनका घर मजबूत है वो दुनिया में मजबूत है, बस ये मेरी वो है लाइन। आप अपने अवाम के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग पैदा करें। वो ट्रस्ट बिल्डिंग मुझे नजर नहीं आती है। अगर मुझे नजर नहीं आती है, मैं चंद महीनों से यहाँ आया हुआ हूँ, तो वो दुनिया को तो बहुत वाज़े उसकी खुली पिक्चर नजर आ रही है, बल्कि इससे ज्यादा नजर आ रही है। इस बिल पे पूरी दुनिया में आपने ये देखा होगा कि मीडिया में खास तौर पे BBC का वो जो है उसमें तबसरा लिखा गया है जी जी। इसी बिल पे। इस बिल पे और हैं लोग जो तबसरे लिख रहे हैं, लेकिन कोई शख्स हक़ाइक़ की बात नहीं कर रहा। यानी सदर ट्रंप ने सबसे बड़ा, देखिए उनके कदम क्या है, उन्होंने साउथ एशिया और यूरोप में वॉइस ऑफ अमेरिका के वो तमाम इदारे बंद कर दिए जिसे वो समझते थे इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, और बिल्कुल ठीक किया। बीइंग एन अमेरिकन, मैं समझता हूँ कि हमारा टैक्स का जो पैसा था उन्होंने सेव किया, गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा था। उन्होंने सैंक्शंस रिमूव कर दी, उन्होंने मीडिया से जो सेंसरशिप थी वो ख़त्म कर दी। ये वो इकदाम हैं जो अमरीकी चाहते थे, उन्हें मिल गई वो आज़ादी, उसके साथ वो खड़े। पाकिस्तान में तो सेंसरशिप है, पाकिस्तान में तो आप बात कर ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में इसी पे नाज़रीन आज के शो का अख्ताम करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।